अब पाकिस्तान में हर चीज जो पहले ही बहुत महंगी है वो मजीद महंगी हो जाएगी और हर एक की पहुंच से दूर भी हो जाएगी। लेकिन इस बात की कोई फिक्र जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस को या हमारे हुक्मरानों को नहीं है, क्योंकि इनको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। इनके घर तो आपको मालूम ही है कि पैसा ही पैसा है, तो इनको किस बात की टेंशन है। ये लोग अपना इनका खाना खत्म होगा तो ये हमारे मुतालिक सोचेंगे ना। इनको तो अपने खाने की पड़ी हुई है। पिछले 40 साल से इन्होंने क्या किया है। तो आपको तो याद ही होगा कि जब पाकिस्तान ने IMF से लोन लिया और रशिया से क्रूड ऑयल की सप्लाई करवाई तो उसे लगा कि वो कितनी बड़ी विरासत हासिल कर लिया है अपने देश के लिए, और अपने आवाम को वहाँ की सरकारों ने बताया कि भैया हमने IMF से लोन ले लिया है और हमने तुम्हें जो है बचा लिया है, दिवालिया होने से बचा लिया है। इसके बाद जब उन्होंने क्रूड ऑयल मंगाया था रशिया से तो उसके लिए भी बड़ी साठगांठ से और बड़ी अपनी पीठ थपथपाने वाली हरकत उनकी सामने आई थी। उन्होंने कहा हमने इंडिया को भी पीछे कर दिया, हमारी मित्रता इतनी हो गई है रशिया से। लेकिन इसके सब के बाद में इसका जो रिएक्शन होना था वो अब हो रहा है, जिसका असर अब धीरे धीरे आवाम पर दिखने लगा है, जिसकी मार अब आवाम पर दिखने लगी है। उन्होंने जब रशिया से ऑयल मंगाया था तब कहा था कि अब तो पेट्रोल सस्ता हो जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली है पाकिस्तान के लिए, और इस बात को वहाँ की नासमझ जनता ने बड़ी खुशी से मान भी लिया था। लेकिन उसी समय कुछ विशेषज्ञों ने बताया था कि इसके बाद यानी कि IMF लोन लेने के बाद और रशिया से जो ऑयल मंगाया गया है, इन सब चीजों से पाकिस्तान में महंगाई थमेगी नहीं बल्कि और दुगनी रफ्तार से बढ़ेगी। तो जिसका असर आज आपको देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल का भाव लगभग 300 के पार हो गया है और डीजल भी ऐसे ही चल रहा है। इसके बाद में अब वहाँ पर इतनी महंगाई क्यों हो रही है? इसका कारण स्पष्ट है कि जब रशिया से आपने तेल मंगाया तो वो रशिया से चलकर आया, वो आपको दुगने दाम में पड़ा। इसके बाद में आपके पास इतनी बड़ी रिफाइनरी भी नहीं थी कि आप उसको वहीं पर प्योरीफाई करके और अपना डीजल पेट्रोल बना लेते। अब उसको आपने दूसरे जगह पर भेजा, वहां से वो रिफाइंड होके आपके पास आया। ये तो ठीक था, यहाँ तक तो ठीक था। लेकिन आपने जब IMF से लोन लिया तो अब सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है IMF ने रेट बढ़ाने को कहा तो आपको रेट बढ़ाना पड़ेगा, और यही कारण है कि वहां पर अब इतनी महंगाई हो रही है और ऐसी दशा होने वाली है कि अब यदि पेट्रोल डीजल महंगा हो गया तो अब अन्य सारी चीजें आपको तो पता ही है कि ऑटोमेटिक बढ़ने वाली होंगी, यानी कि सब्जी और जितनी चीजें हैं उन सब पर ट्रांसपोर्ट का असर यानी ट्रांसपोर्ट की महंगाई का असर तो बढ़ेगा ही। तो अब देखते हैं कि कब तक पाकिस्तान इन सब चीजों को सरवाइव कर पाएगा और कब तक दिवालिया होने से बचा रहेगा। एक बार फिर फ्यूल प्राइस बढ़ा दी गई है और पेट्रोल की प्राइस अगर मैं आपको बताऊं तो जी 19 रुपीज 50 पैसा यानी कि 19 रुपए 50 पैसे जो है वो पेट्रोल प्राइस बढ़ा दी गई है। और इसाक डार साहब जो है उनका कहना ये है कि जी मुल्क को संभालने के लिए, मुल्क को फायदा देने के लिए ये काम बहुत जरूरी था। और जाहिर है इसाक डार साहब ने ये कह दिया तो अब कोई और क्या कहे, मगर ये जरूर है कि ये 19 रुपए 50 पैसे या 19 रुपीज 50 पैसा की बात नहीं है। अब पाकिस्तान में हर चीज जो पहले ही बहुत महंगी है वो मजीद महंगी हो जाएगी और हर एक की पहुंच से दूर भी हो जाएगी। लेकिन इस बात की कोई फिक्र जो है वो हमारे पॉलिटिशियंस को या हमारे हुक्मरानों को नहीं है, क्योंकि इनको इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। इनके घर तो आपको मालूम ही है कि पैसा ही पैसा है, तो इनको किस बात की टेंशन है। लेकिन ये जरूर है कि ये खबर सुनकर जो पब्लिक है वो यकीनन अब जो PMLN की गवर्नमेंट है उससे जरूर नाराज होगी। और जो अगले इलेक्शंस आ रहे हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत भी, वैसे तो मैं नहीं मानती कि उसमें कोई पब्लिक वोट से कोई आता है या पब्लिक वोट से कोई जाता है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी अगर कोई ये समझता है कि पब्लिक वोट से आना और जाना होता है तो PMLN ने अपने लिए मजीद मुश्किलें खड़ी कर ली हैं। और जाहिर है अगर इस तरह से फ्यूल प्राइस बढ़ाई जाएगी तो पब्लिक इनको किसी अच्छे अल्फाज में याद नहीं करेगी। अब हो क्या रहा है, क्या एस्टेब्लिशमेंट एजेंसीज क्या ये सब ये चाहते हैं कि सब लोगों को जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी से नफरत हो जाए ताकि इनको बोलें आप ही आ जाओ यार। तो ऐसा ना हो कि ये फिर डिक्टेटरशिप देखने को मिले पाकिस्तान को। लेकिन साथ साथ PMLN के इस तरह के फैसले जो हैं वो भी जो पब्लिक है उनको PMLN के खिलाफ कर रही है। और ये काफी बड़ी रकम उन्होंने बढ़ाई है एक तरह से फ्यूल में। और जैसे मैंने आपसे कहा कि इसके साथ ही हर चीज मजीद महंगी हो जाएगी, हर चीज लोगों की पहुंच से मजीद दूर हो जाएगी। अगर किसी को ये लगता है कि आज जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है बस ये एक्सट्रीम है, तो फिर वो थोड़ा सा जो है वो अब मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, तो बहरहाल ये नजर आ जाएगा कि ये आगाज़ है
जो इसहाक डार साहब जो है जो कुछ वो पाकिस्तानी मुईशत के साथ करके जा रहे हैं, ये सर आगे और ज़्यादा बढ़ना है। ये 300 क्रॉस करना है, पेट्रोल ने भी, डीजल ने भी, और बहुत तबाही और बर्बादी आगे आनी है। तो ये मत समझें कि ये बहुत मतलब इतना ही था। और मुझे बताया ना, ये पिछले हम 1.5-2 माह से सुन रहे हैं कि मुश्किल तरीन वक्त गुजर गया, अब आगे अच्छा ही अच्छा है, बहुत अच्छी खबरें आने वाली हैं। तो अच्छी खबर आ गई है, पहले बिजली महंगी हुई, फिर गैस महंगी हुई, आज पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया। और आप मरीम नवाज साहब खुद हमें बताया करती थी कि जब पेट्रोल महंगा होता है, डीजल महंगा होता है, तो सब्जी भी महंगी हो जाती है, आटा भी महंगा हो जाता है, अशाया ज़रूरत जो है वो सारी महंगी हो जाती हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्योंकि महंगी होती है। ये सारी बातें तो मरीम नवाज साहब ने खुद हमें बताई थी। तो ये जो सारी सूरत हाल है, उसमें आने वाले हालात बहुत टफ हैं। जब अगस्त के बिजली के बिल आएंगे और साथ ये पेट्रोल और डीजल की जो कीमतों में इजाफा है, इसका जब इम्पैक्ट आएगा, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त जो लोगों के हालात हैं उसमें और कितनी शिद्दत आएगी। तो अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला करम करे। बहरहाल कोई अच्छी चीज़ नज़र नहीं आ रही, आने वाले हालात बहुत ख़राब नज़र आ रहे हैं, आने वाले हालात बहुत खौफनाक नज़र आ रहे हैं। और पता नहीं इस मुल्क के गरीबों का क्या बनेगा, किधर वो जाएंगे, जिनके घरों के बिल जो है, जिसकी 28,000 तनख्वाह है उसके 30,000 बिल आए हुए है, किसी का 22,000 बिल आया हुआ है। और जो जिस घर में कोई एक एसी चलता है, उस घर का भी बिजली का बिल 50,000 आया हुआ है। और मैं दोबारा ये अर्ज कर रहा हूँ कि मसला ये नहीं है कि इतने बिल आए हैं, सर ये आगाज़ है, आगे और शदीद होगा। ये तो भी बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रख के जा रहे हैं निगरान सेटअप के लिए, ताकि वो आके करें। तो ये इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। बहरहाल ये है कि 15-16 माह में इन्होंने बहुत अच्छा किया, इनका बड़ा फोकस रहा जिन इशूज़ पर, वो सारे हल हो गए, तमाम करप्शन केसेस माफ़ हो गए हैं, तमाम NRO मिल गया, आइंदा के लिए कानून साजी ऐसी कर ली कि कोई करप्शन लूटमार को पकड़ ना सके, और तमाम इश्तिहारी, फरारी, मफरूर, भगोड़े सब पाकिस्तान वापस आ गए हैं सिवाय एक इश्तिहारी के। तो ये अचीवमेंट्स हैं इनकी, तो एक लंबी फहरिस्त है इनकी अचीवमेंट्स की। और अब आप देखें ना कि जो वाक़या हुआ है वहाँ पे बाजोड़ में, उसके बाद आपने फजल रहमान साहब का रात बयान सुना होगा, वो फिर रियासती इदारों को ललकार रहे हैं। तो भाई आप ये बताएं ना कि 16 माह में आपको अल्लाह ताला माफ़ करे, किसी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए, लेकिन अब आपके अपने जलसे के ऊपर हुआ है। तो आज आपको धमकियाँ याद आ गई रियासती इदारों को देना। जब 100 नमाजी शहीद हुए थे पेशावर में, उसके बाद आपने क्या किया? आपकी ये जो निगरान हुकूमत है वो तो है ही JUAF की हुकूमत, जिसने करप्शन और लूट मार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आज आपको बड़े रियासती इदारों को धमकियां दे रहे हैं, आपको पाकिस्तान की सिक्योरिटी भी याद आ गई है, आपको इंसानियत भी याद आ गई है, आपको लोगों का तहफ़्फ़ुज़ भी याद आ गया है। बाकी 16 माह में कोई एक अवामी इशू के ऊपर आपने इजलास नहीं किया। एक बार फजल रहमान साहब इस बात पर नाराज नहीं हुए कि महंगाई क्यों कर दी, एक बार वो इस बात पर नाराज नहीं हुए कि अवाम के साथ आप क्या कर रहे हैं, कोई एक इजलास अवामी इशू पे नहीं हुआ। तो बात यह है कि आज आपको याद आ गया, आप कह रहे हैं कि बहुत जो है ना, एक इंसान की जान भी जाना, अल्लाह ना करे, पूछो उनकी फैमिली से क्या गुजरी होगी इनके। मौलाना फजल रहमान साहब तो यहाँ पे एसी कमरे में बैठ के ताज़ियतें वसूल कर रहे हैं। तो जाए ना वहाँ पे, जनाजे में क्यों नहीं गए, वहाँ पे जाते क्यों नहीं है, लोगों से मिलते क्यों नहीं है? और आप अपनी निगरान हुकूमत को क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने पिछले 15-16 जब से वो आए हैं उन्होंने किया क्या है अवामी इशूज़ के ऊपर, सिक्योरिटी के मामलों के ऊपर, पुलिस को किन कामों में आपने KPK में लगा रखा है? तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। लेकिन बहरहाल आने वाले दिन जो है वो बहुत टफ है, और सिवाय अल्लाह ताला से दुआ के और कुछ नहीं किया जा सकता। असल में हमारा जो सबसे बड़ा अलमी है ना, वो ये है कि हमारे हुक्मरान जो है ना, अब देखें इन्होंने वहाँ पे रूस से कॉन्टेक्ट किया, वहाँ पे उनसे जो सारा सिस्टम किया पेट्रोल लाने के लिए, मगर बात तो वो है ना कि हमें पेट्रोल तो फिर भी उस कीमत पे मिल ही नहीं रहा, उस कीमत पे नहीं, उल्टा महंगा हो गया। अभी अगर वो तीसरा शिप आएगा तो मेरा ख्याल है कि फिर जो है पेट्रोल है वो मजीद और आगे चला जाएगा। पहले वो आया था तो डीजल अब महंगा हो गया है 8 रुपये। असल में हमारे यहाँ पे जो तरीकाकार है ना गवर्नमेंट का, वो वाला है ही नहीं है कि हम किसी तरह आवाम को रिलीफ दे सकें। तो असल में वो कंट्रीज़ हैं और वो कौमें हैं, और वहाँ पे गवर्नमेंट्स हैं, वो लोग अपने मुल्क को आगे लेके जाते हैं। हम लोग बजाय आगे जाने के हम दिन ब दिन जो है ना पीछे आते जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी कंपनी हैं वहाँ पे आ गई हैं, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में अपना मोटर्स के हवाले से बहुत सारी कंपनियाँ, आईफोन की कंपनीज आ गई हैं वहाँ पे। वो लोग अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क को तरक्की करने के लिए सोचते हैं। हम लोग तो यहाँ पे हमें तो किसी चीज़ का वो है ही नहीं है। ठीक है, हम लोग नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए या आप पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते। देखें, हम जितना मर्जी सोच लें, हमारे ऊपर जितने हुक्मरान बैठे हैं, सोचना तो उनको चाहिए। तो हुक्मरान तो वहाँ पे भी है। कौन सा दुनिया का कंट्री है जहाँ हुक्मरान नहीं है, जहाँ गवर्नमेंट नहीं है?
देखें वो जो हुक्मरान बैठे हैं वो कम से कम अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। यहाँ पे हमारे जो मुल्क के हुक्मरान हैं उनको अपने मुल्क से कोई गर्ज नहीं है, उनको सिर्फ गर्ज है कि उन्होंने इक़्तिदार में आना है, 5 साल उन्होंने लूटना है, अच्छा खासा ठीक ठाक लूटना है, हम लोगों को फिर मकरूज करके और चले जाना है यहाँ से। उसमें सबसे बड़ी वजह ये है कि ये लोग अपना, इनका खाना ख़त्म होगा तो ये हमारे मुतल्लिक सोचेंगे ना, इनको तो अपने खाने की पड़ी हुई है। पिछले 40 साल से इन्होंने क्या किया है? देखें इंडिया हमारे से क्यों आगे चला गया है। हम सारी तकरीबन 40 साल में हमने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने 5000 डैम बना ली हैं। ऐसे ही है, ठीक है। उन्होंने अपने मुल्क के अंदर इतनी फैसिलिटीज़ दी हैं कौम को अपने मुल्क के अंदर। और आज हम आज भी यही कहते हैं कि अगर अल्लाह ना करे फ्लड आता है, सैलाब आता है, तो हम ये कह देते हैं इंडिया ने पानी छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास कोई तरीकाकारी कोई नहीं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं है, कोई ऐसा लाए अमल ही कोई नहीं हमने आज तक किया है अपने मुल्क के बारे के लिए कि जिससे हम अपने मुल्क में आगे जो है ना कोई कुछ कर सकें, हम भी कहीं आगे जा सकें। ठीक है, हमारे से तो बहुत अच्छा चला गया, बांग्लादेश आगे चला गया। आप आवाम को ये खुशखबरी देते हैं कि जनाब हमने जो है अपना हम डिफ़ॉल्ट होने से बच गए हैं। आप डिफ़ॉल्ट होने से बच गए, शायद हो सकता है कि रियासत बच गई हो, ये हो सकता है कि रियासत के इदारे बच गए हों, ये हो सकता है कि वो तमाम लोग बच गए हों जो हुक्मरान अशराफे में शामिल हैं, हो सकता है कि आपका इंडस्ट्रियलिस्ट बच गया हो, आपका ताजर बच गया हो, आपका बड़ा जिम्मेदार बच गया हो, लेकिन अवाम तो डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। सही बात। आपकी 80% से ज्यादा आबादी डिफॉल्ट कर चुकी है। उनके घरों के चूल्हे अब बहुत मुश्किल से गर्म हो पा रहे हैं, वो नहीं प्रॉपर खाना खा पा रहे हैं उनके। आप ये खबर तो आपने भी सुनी है ना कि जब दादी ने बताया कि ये बच्ची किसी बीमारी से नहीं मरी है, ये बच्ची 3 दिन की भूख से मर गई है। ये आलम है इस मुल्क के अंदर। तो हम इसको क्या कहें? मुल्क ने डिफॉल्ट नहीं किया है। जब पाकिस्तान के अवाम डिफॉल्ट कर चुके हैं तो फिर आप खुश हो जाएं कि आपके इदारे सलामत हैं, आपकी असम्बलियाँ सलामत हैं, आप कारें लेने के लिए पैसे आपके पास मौजूद हैं, आप नई गाड़ियाँ खरीद रहे हैं। भाई मुझे नहीं समझ में आया कि इस ऐसे आलम में आपको तो पुरानी गाड़ियाँ जाकर मार्केट से उठानी चाहिए, नई 0 मीटर चमकती धमकती गाड़ियाँ, और फिर अवाम पर मुसलसल महंगाई का बोझ। ये क्या चीज़ है? मेरे ख्याल में ये फेलवर है टोटल, और मिस मैनेजमेंट है। चीज़ों को बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से मिस मैनेज किया जा रहा है। और कुछ मराहत याफ्ता तबकात हैं जो आज भी मराहत याफ्ता हैं, लोगों की खाल उतार कर उनके हवाले की जाती है कि जी बिस्मिल्लाह आप लीजिए। किसी का घर नहीं बैठता है, जिनके पास है तो है, जिनके पास नहीं है तो नहीं है और नहीं है उनके पास।